खुदा रहा एस्टैब्लिशमेंट का पीछा छोड़ के बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कि मेरी फौज को छोड़ इस मुल्क की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। सियासत से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। ये आईनी तरमीम जो हुकूमत लेके आना चाहती है कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने या इमरान खान का रास्ता रोकने का अमेंडमेंट लाई है, गैर कानूनी गैर मुंतखब नामुकम्मल तरमीम लाने की प्लानिंग की गई। सुबह 11 बजे इजलास बुलाया जाना था। मियाँ साहब भी लाहौर से इस्लामाबाद पहुँच गए। हांडी पक रही थी तरमीम की, इसके बहुत से बावर्ची थे जिन्होंने इस हांडी को उजाड़ दिया बनने से पहले। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल एजेंडा विद दुरानी देखने का शुक्रिया। हुकूमती इत्तेहाद ने 26वीं आईनी तरमीम करने की कोशिश की जिसका रास्ता मौलाना फजलुर रहमान ने रोक लिया। क्या ये आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला थी, उसको सबवर्ट करने की कोशिश थी, या इमरान खान को मजीद जेल में रखने की एक कोशिश थी? सर, ये आईनी तरमीम जो हुकूमत लेके आना चाहती है ये कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का या इमरान खान का रास्ता रोकने का तरीका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत ने जो ये अमेंडमेंट लाई है, पहली बात तो ये है कि ये एक गैर कानूनी गैर मुंतखब नामुकम्मल पार्लियामेंट पे बैठी हुई हुकूमत है। अच्छा। जिसके पास अपनी हुकूमत बनाने का भी जवाब नहीं है। उसके बाद जो है ये एक ऐसी अमेंडमेंट लाए जिसके नतीजे में अदलिया इनकी गुलाम हो जाए और आइंदा भी गुलाम रहे। आप कह रहे हैं कि हुकूमत बनाने का जवाब नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा। मतलब उनको वोट डाला सर, एक इलेक्शन हुआ 8 फरवरी हाँ, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ जिसके अंदर ये फार्म 45 पे हार गए। अच्छा। फिर ये फार्म 47 लेके आए और उसके बाद भी नहीं, मतलब फार्म 47 में इखलाकी जवाब इनके पास रहा ही नहीं है। और ये इस सारी की सारी जो कार्रवाई के नतीजे में जब इन्होंने फॉर्म किया उसके बाद फिर ये हुआ स्पेशल सीट्स ये नहीं ला सके, नामुकम्मल रही। सही है। फिर इन्होंने जो स्पेशल सीट्स के लिए कानून साजी की या उन्होंने जो इक़दाम किया वो अदालत में चैलेंज हो गया, उसमें भी नहीं हुआ। अब नतीजा ये है कि इस वक्त ये आइनी तौर पे क्वेश्चन है। इलेक्शन से पहले इन्होंने इंतखाबी निशान एक पार्टी का घुमा दिया, पीटीआई का। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन में डिस्टॉर्शंस की। इन सब चीज़ों के नतीजे में जो हुकूमत ये बनी, जी सर, ये ना मुंतखब है और ना ये आइनी है और ना ये कानूनी है। नवा अवाम ने इनको हुकूमत साजी का भी अख्तियार नहीं दिया कि जाके ये आइनी तरमीम की तरफ चल पड़े। हाँ, लिहाजा ये जो इनका इक़दाम है, और आइनी तरमीम भी क्या थी, वो आइनी तरमीम जो थी वो मुल्क के अवाम को परमानेंट ग़ुलाम बनाने की और मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती को अफराद की बालादस्ती बनाने की और अदलिया को मुकम्मल तौर पे सदर और वज़ीर आज़म के तहत करने की एक कोशिश थी। और पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हकूक़ उनसे छीनने का एक मंसूबा था जो कि किसी भी सूरत में इनके पास नंबर्स होते भी, ये अगर लोगों को अगवा भी कर लेते, फिर भी ये अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं होना था। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की बात है तो उसके बारे में तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो 8 को भी नहीं रोक सके, ये तो फार्म 47 के ज़रिए भी नहीं रोक सके, बल्कि जितने देर वो जेल में हैं उतनी ही उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी जो पब्लिक के अंदर विजिबिलिटी और उनकी जो पार्टी पोजीशन है वो जो है बेहतर होती जा रही है। 75% तक एयर टाइम वो लेके जा रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इक़दाम जो था हुकूमत का, ये एक इंतहाई ना आकबत अंदेशाना इक़दाम था, बग़ैर किसी तैयारी के था, टोटल एम्बैरसमेंट थी और एम्बैरसमेंट ही लेके हुकूमत गई। सर, एक मुझे इस बात में समझ नहीं आई कि ये जो तरमीम लाने की प्लानिंग की गई, मतलब सुबह 11 बजे इजलास बुलाया जाना था, वो चलते चलते रात तक गया। मियाँ साहब भी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। सर, मियाँ साहब इतने बड़े सियासतदान हैं, आपने भी उनके साथ मतलब पॉलिटिकल एक हिस्ट्री शेयर की है। मियाँ साहब इतनी मेच्योरिटी का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? उनको उस तरमीम के मसवदे का भी नहीं पता और वो वोट डालने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। देखें, हुकूमत की जो मशीनरी होती है जब वो काम कर रही होती है, इस वक्त जो है वो कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल।
तो अब यहाँ पे जो थे, इस सारी जो ये हांडी पक रही थी तरमीम की, इसके बहुत से बावर्ची थे अच्छा, जिन्होंने इस हांडी को उजाड़ दिया बनने से पहले। अच्छा, मसलन वो कौन से, अगर अच्छा, आप देखें जी, एक पीपल्स पार्टी के एक लीडर हैं जिन्होंने आज से कई साल पहले जो है मुशर्रफ साहब के ज़माने में, हाँ, जो वो थी, जो बेनज़ीर साहब के लिए जो एनआरओ जो ड्राफ्ट किया गया था एक गैर मुल्क रिकंसिलिएशन जी, हाँ के कहने पे, उसमें उन्होंने बड़ा एक बुनियादी रोल प्ले आपका किया इशारा था। तो पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा है उनकी तरफ है। इसके अलावा जो है, मैं नहीं, तो इसके मुझे जो समझ आई मैं ले लूँ नाम, अगर आप जो मर्जी लें, आप तो बादशाह हैं। नहीं नहीं सर, ये इनकी, क्योंकि ये बात हो रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, क्या किसका नाम आ रहा है? कि वो कहते हैं कि जी ये किसी बड़े बड़े लॉयर्स के बच्चों ने बैठ के ड्राफ्ट किया, हुकूमत को तो ये पता ही नहीं था कि ये मुसवदा है। देखें, लॉयर्स के बच्चों ने किया या लॉयर्स ने, अच्छा, फिर ये इल्जाम भी लगा कि ये किसी सियासी जमात ने नहीं किया, ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया। देखें जी, एस्टैब्लिशमेंट का तो ये है ही नहीं। अच्छा, ये मैं आपको फ्रैंकली बता दूं कि ये वो एस्टैब्लिशमेंट नहीं है पीछे से, ये वकील नहीं, आगे पीछे को छोड़ दें। देखें, अच्छा, ये जो ड्राफ्ट था ये वकला ने किया, इसमें मेजर रोल जो है वो पीपल्स पार्टी के वकला का था। अच्छा, और इसके अंदर कुछ शायद जज साहबान भी शामिल हों, उनका भी जिक्र आता अच्छा, है, जिनको इल्म होता है, रिटायर्ड भी होते हैं, सर्विंग भी होते हैं, जिनका एक वो होता है। तो ये एक गैर सियासी, मौजूदा चीफ जस्टिस की तरफ इशारा था? नहीं, मैं इशारा नहीं कर सकता, मैं तो अदब करता हूँ सबका, जजों का। सही। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है, ये एक ऐसा वो था, अमेंडमेंट थी जिसके अंदर आइन कहीं नहीं था। अच्छा, आइन का एहतराम कहीं नहीं था, इंसानियत कहीं नहीं थी, इंसानियत का एहतराम कहीं नहीं था, जमहूरियत कहीं नहीं थी, जमहूरियत का एहतराम कहीं नहीं था। तो ये एक ऐसी बेदिल और बेदर्द किस्म की अमेंडमेंट तैयार की गई है जो इंतहाई कोई, मतलब जिसे कहते हैं कि बेदर्द इंसान ही इसको लिख सकता, बेतुकीर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाई। जी बिल्कुल। और इसके बारे में जो है, जहाँ तक सवाल है हुकूमत का, शहबाज हुकूमत का, ये उनकी एक ऐसी नाकामी और एक ऐसी बदनामी है, माथे के ऊपर उनके एक ऐसा कलंक का टीका है, जी सर, जो इनकी नस्लें भी जो है उसको धो नहीं सकेंगी। और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने जाके जब ये सारे हालात देखे और देखा कि तैयारी ही नहीं है, नंबर ही नहीं पूरे हुए, तो वो फिर बुरा भला कह के वापस आ गए। तो अब ये है कि ये सारी सूरत, होना तो यही चाहिए था कि वो सीधा सीधा हुकूमत तो कहते यार तुम रिज़ाइन करो और फारिग हो, घर चले जाओ, और जिनका हक है उनको दो, ताकि मुल्क आगे चले। अब लेकिन ये जो है वो पाँव पसार के जो है रास्ते में लेटे। मियाँ साहब की ख्वाहिश है वैसे ये वाली कि किसी तरीके से हम रिज़ाइन कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, मियाँ साहब की तो ये ख्वाहिश होनी भी चाहिए, उन्हें खुद भी यही करना चाहिए कि वो जल्द अज जल्द रिज़ाइन करके अपनी, क्योंकि वरना जो आइंदा वक्त है वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब इसमें जो अगली डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि PMLN की लीडरशिप और हुकूमत जो है वो इसमें बुरी तरह नाकाम। ठीक है। इसके बाद अब ये जिम्मेदारी जो है ये मुकम्मल तौर पे PPP ने अपने कंधों पे उठा। ये दी गई है या उन्होंने कहा कि हम कर लेते हैं? जो भी कुछ कह लें, लेकिन इस वक्त ये जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर बिलावल साहब और पीपल्स पार्टी ने अपने कंधों पे उठा ली है। मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने ये उठाई है तो भुट्टो साहब और बेनज़ीर बीवी की, जिनका हमारे से बड़ा एक मेरा तज़ाती एक उनसे ताल्लुक़ था, उनकी रूह जो है वो इंतहाई परेशान भी होगी और पशेमान भी होगी कि एक भुट्टो, जी सर, ठीक है जी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, खैर उसके बाद उन्होंने भी काफ़ी अमेंडमेंट्स कर दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बनाया तो था। उनका जो दोता है, ठीक है ना जी, वो जो है इस आइन को एक डेमोक्रेटिक आइन को ऑटोक्रेटिक आइन में बदलने की जिम्मेदारी उठा के जो है वो ज़मीन पे चलता फिर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब को हमारे बच्चों की तरह हैं, उन्हें ज़रदारी साहब को ये जुल्म नहीं करना चाहिए भुट्टो के दोते के साथ, कि उससे वो नवासे के साथ, कि उससे वो ऐसा काम कराएं जिसके जो के तारीख़ के अंदर
इनके लिए भी परेशानी बने, उसके लिए भी परेशानी बने और अल्टीमेटली नाकामी भी बनेगी। ना ये करा सके हैं, ना शहबाज करा सके हैं और ना बिलावल करा सकेंगे, ना नून करा सकी है, ना पीपल्स पार्टी करा सकेगी, बल्कि ये दोनों पार्टियां एक उस पिंजरे में लटकी हुई पार्टियां जिस पिंजरे को उठा के अवाम जो है वो ऐसी जगह फेंकेंगे जहां से ये वापस ना आए। इसलिए इन्हें इस जो एक अवाम दुश्मन और आइन दुश्मन एक्टिविटी से फौरी तौर पे पीछे हट जाए। सर, इसमें वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। अभी देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ही हर टीवी चैनल पे उन्हीं का जिक्र हो रहा है। बिलावल साहब को जब ये दोबारा जिम्मेदारी दी गई है तो आपको लगता है कि क्या वो मौलाना साहब को कन्विंस कर लेंगे, मुसवदा तब्दील कर लें? चले फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि जी आईनी कोर्ट ज़रूरत है इस वक्त, मौलाना फजलुर रहमान इस बात पे इत्तफाक कर जाते हैं, कुछ तरामीम निकाल दें। देखिए, मैं इस वक्त आपको बड़ी वजाहत से बता दूं कि इस वक्त सारा मुसवदा भी तब्दील कर दें, अच्छा ठीक है ना जी, सारा मेरी मर्जी का बना दें, फिर भी ये नहीं पास होगा, क्योंकि इस पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार ही नहीं है कि वो कोई आईनी तरमीम कर सके। ठीक है, ये तो भूल जाए, इसलिए ये दिस इज क्लोज्ड। आप कह रहे हैं कि अब जो ख़त्म हुई है ये आगे नहीं होगी? नहीं, ये आईनी तरमीम जो है ये करने का किसी, मैं कह रहा हूँ इनके पास कानून साजी का अख्तियार नहीं है, तो ये आइन साजी किस तरह करेंगे? ये नहीं कर सकते, ये तरमीम भी नहीं होगी। और मैं ये भी बता दूं कि इस पूरी की पूरी जो इस वक्त की पार्लियामेंट है उसके बारे में वो इस सारे काम के अंदर इन्होंने एक कोशिश की है हुकूमत ने कि वो बार बार ऑपोजिशन से मिलके, बार बार मौलाना से मिलके ये एहसास अवाम को दिलाने की कोशिश की है कि हम जो है ऑपोजिशन और हम इस पे डायलॉग कर रहे हैं। अच्छा। नहीं, ये डायलॉग अगर हो भी रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक गैर मुंतखब हुकूमत को ऑपोजिशन ने तस्लीम कर लिया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन ने अभी तक तस्लीम नहीं किया और सबसे पहले मौलाना ही वो फर्द थे जिन्होंने कहा था कि ये असम्बली जो मुंतखब होके आई है ये जो है ये गैर मुंतखब असम्बली, बिल्कुल ऐसी है, ये अवाम की नुमाइंदा असम्बली नहीं है। बाकी भी जितनी अपोजिशन की पार्टीज हैं उनका भी यही फैसला है। लिहाजा इस वक्त अपोजिशन के घरों में और अपोजिशन के क़यादत की रवायती मेहमान नवाजी को दिखा के कोई हुकूमत का फर्द ये तासुर देने की कोशिश ना करे कि उनकी इललेजिटिमेसी को अपोजिशन ने लेजिटिमेट कर दिया है। बातचीत के नतीजे में वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारी बातचीत हो रही है, हम इसको ठीक कर लेंगे। मौलाना ने क्लियरली कह दिया कि मैं इसको रिजेक्ट करके आया कर दिया और ये अपोजिशन इसको मुस्तरद करती है, कौम इसको मुस्तरद करती है। ये इसलिए भी मुस्तरद करती है कि ये डॉक्यूमेंट ही गलत है और इसलिए भी मुस्तरद करती है कि जिस घर से ये निकल के आई है वो घर ही नाजायज़ है। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये हुकूमत ये वो कुआं है जिसके अंदर एक मुर्दा कुत्ता पड़ा हुआ है। अच्छा, और ये फार्म 47 का कुत्ता है, जब तक ये नहीं निकलेगा कुआं पाक नहीं होगा। इसलिए इस कुएं से निकलने वाली कोई लेजिस्लेशन जो है वो कानूनी और आईनी नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ दो चीज़ें, एक तो ये है कि अगर मौलाना साहब ये मुसवदा डिज़ाइन कर लें खुद, ऐसा मुमकिन है कि वो डिज़ाइन करके दे दें, ये पास कर लें? मौलाना डिज़ाइन भी कर दें, इनको पास करने का इस्तेकाक नहीं है क्योंकि ये एक मुंतखब हुकूमत नहीं है। सर फिर तो देखें जी, ये वो हुकूमत है जिस पे फार्म 47 का बोझ है, ये वो हुकूमत है जिस पे अदालत के फैसलों का बोझ है, ये वो हुकूमत है जिस पे इलेक्शन की रिगिंग का बोझ है, ये वो हुकूमत है जिस पे सियासतदानों को गिरफ्तार करने का बोझ है, ये वो हुकूमत है जो कि किसी जमहूरी इक़दाम को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इसको कैसे ये इस्तेहकाक दे दिया जाएगा कि ये मेरे मर्जी की कानून साजी को ये लेजिटिमेट करके अपने आप को लेजिटिमेट करा ले? अच्छा, ये इसी बात का डर तो नहीं कहीं हुकूमत को कि जब ये चीफ जस्टिस चले जाएंगे अक्टूबर 25 अक्टूबर को, नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके सामने ट्रिब्यूनल के केसेस ओपन हो, क्योंकि हुकूमत को ये लगता है कि पार्टीबाजी चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कुछ लोग ये कहते हैं कि काजी फाइज इस हुकूमत की तरफ थे इसलिए अब तक वो चली गई, चलती रही, 6-7 महीने हो गए।
जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो ये हुकूमत घर को चलती बनेगी। देखिए जनाब, बात ये है सिंपल सी। आप कहते हैं कि जी ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली है। सर, इदारे से रिकग्नाइज करके बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने इसको एंडोर्स किया, उसको हुकूमत को वेट कर दिया, कहा कि जी ये आईनी और ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें पड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट उसको सुन नहीं रही, वो इस फैसला दे चुकी हुई है इन चीज़ों के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि जी इलेक्शन का निशान का जो जी बिल्कुल वो था उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। जो स्पेशल सीट्स थी उसमें हुकूमत के फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह से अभी तक वो ट्रिब्यूनल्स ही नहीं बनाए गए जिन्होंने फैसला करना है। जिस 3 महीने में जो काम होना था वो 1 साल तक नहीं हो सका। फिर ये धांधली की पैदावार हुकूमत है और धांधली से आईनी तरमीम करना चाहती है। धांधली से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। जो तरमीम ये हुकूमत करेगी वो धांधली की। बड़ी जबरदस्त आपने वैसे एक कॉनोटेशन इसकी निकाली है इवेंट की कि जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को तो तब फॉर्म 47 निकल आया और अब इस तरमीम के लिए 6 मेंबरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने पंजाब हाउस में डिटेन करके रखे हुए थे। उन्हीं से वोट दिलवाना था और उसी में वही तरमीम करनी थी कि 63A के तहत अगर आप फ्लोर क्रॉसिंग कर लेते हैं तो वो जायज़ होगी। ये छांगा मांगा की पैदावार हुक्मरान है। ये जो है मरी बूरबंद और मैरियट की पैदावार हुक्मरान है। इन्होंने धांधलियों के ज़रिए जो है हुक्मरानी की हुई है। इन्होंने असेंबली के अंदर जो है और बाहर जो है वो धांधलियाँ और नाइंसाफ़ियों की ये पिछले 54 साल से इस मुल्क की किस्मत से ये 2 खानदान खेल रहे हैं। ये आपस में मिल के पिंग पोंग खेलते थे, एक ने उसको किया एक ने उसको किया। सीओडी क्या था? सीओडी वो था जिसको अगले दिन जो है मियाँ साहब कोट पहन के अदालत में जाके चैलेंज कराए थे। इन्हें शर्म आनी चाहिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेते हुए। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिसके इन्होंने एक एक बखिए को उधेड़ दिया। उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के चंद दिन बाद जो है बीबी अबू धाबी में जो है वो मुशर्रफ साहब के सामने बैठी हुई दस्ता बैठी हुई थी। ये वही है जिसमें मियाँ साहब जो है अदालत में उसके खिलाफ भाई ये कौन सी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? ने शर्म आनी चाहिए डेमोक्रेसी का नाम लेते हुए। ये तो खानदानी आमरीतों की पैदावार है और खानदानी आमरीतों के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मौलाना ने सही किया है जो कुछ इनके साथ किया है। उन्होंने वो किया है जो अवाम चाहती है। उन्होंने वो किया है जो मुस्तकबिल में इनके साथ मजीद होगा। सर, ये सीओडी 2007 में आया था गालबन? हाँ, जब भी आया था। उसके बाद आज 2024 5 में आया था गालबन। 5 में चले 2024 19 साल हो गए सर। सीओडी एक दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, नून लीग की भी आई। यार आप वो लंबी बात ही ना करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था उससे चंद महीने बाद जो है बीबी आके जो है वो कर रही थी, मतलब एनआरओ कर रही थी। तो मतलब छोड़ देना मियाँ साहब क्या कर रहे थे सब कुछ। ये कोई डेमोक्रेसी से इनका ताल्लुक नहीं। अगर डेमोक्रेसी हो तो इनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हुक्मरान बन रहे हो। जमहूरियत किधर है? कौन सी जमहूरियत है? सही है, इसलिए वो छोड़ दें, आगे चल। अच्छा, ये इनका जो फेलियर है उस दिन 15, 16, 17 सितंबर को ये जो हुआ, उसके बाद आपको ये लगता है कि अब हुकूमत का वक्त गिना जा चुका है, खत्म हो गया? देखिए मेरा ख्याल ये है कि मैं अब ये देख रहा हूँ, अब जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक तो बेंच और बार, अच्छा, दोनों अब इनके खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने कल वैसे वो उनका बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट बार का, वो तो एक्सप्लेन कर रहे थे फारूक एच नाइक साहब और उनके साथ आजम नज़ीर तारड़ साहब थे। शायद ये वही हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, जिन्होंने, मुझे लगता है इन दोनों ने ही लिखा है ये जो है अमेंडमेंट। बड़ी हद तक मुमकिन है ये एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि जो एक्सप्लेन कर रहे थे उससे लग रहा था कि नहीं। और ये इनकी जो है ना सारी की सारी वकालत वो हमेशा हमेशा के लिए जो है वो खानदानों की गुलामी की वकालत है। ये इनकी दो नस्लें जो हैं, मतलब लगता है ऐसे ही है कि पूरे के पूरे खानदान जो है वो खानदानों की खिदमत कर रहे हैं। अगर ऐसी तरमीम बनाने के बाद जिसने तरमीम लिखी हो उसे तो शर्म से अपने हाथ काट देने चाहिए कि मैंने ये क्या लिखा है। मैं एक जमहूरियत का और मैं एक जमहूरी मुल्क का शहरी और कानूनदान और आइनदान होने के बाद अगर मैं एक ऐसी तरमीम लिखता हूँ
तो मुझे तो चुल्लू भर पानी लेके उसके अंदर जो है वो खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ये तो बड़ा ही जुल्म है। आपके नजदीक आईनी अदालत की अभी जरूरत नहीं है? यार मेरे नज़दीक हर अदालत की ज़रूरत है जो आवाम को इंसाफ दे सके। ऐसी अदालत की ज़रूरत नहीं है जो हुक्मरानों की हाशिया बरदार हो, जो हुक्मरानों की ख्वाहिश से तकलीक हो, जो वज़ीर आज़म और सदर की इशारों पे नाचती हो, जो इंतज़ामिया की ग़ुलाम हो और जो ख़ानदानों की ग़ुलाम हो। तो वो तो हमें वो तो मतलब अदालत नहीं है। उससे वो तो फिर आपने मतलब अपने वो उधर जो है पैलेसेस में और अपनी बाहर की ये बल्कि पेरिस में और लंदन में जो इनके घर है ना उसमें ये वाली अमेंडमेंट लगा के तो अपनी हुकूमत बना ले अपने घर के अंदर। अवाम पे तो ना लगाए ना। अच्छा सर, ये बताएं कि अब ये जो आईनी तरमीम इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए आप समझते हैं कि ये थी, उसका पर्पस भी यही था कि मेरा ख्याल है ये इमरान का रास्ता तो क्या रोकेंगे। मैंने तो इन्हें कहा था आपको, वो बड़ा मैंने कहा था जी ये आप कल मैं आपके सामने भी कहा, मैंने कहा ये अमेंडमेंट करने के लिए हुकूमत के पास नंबर्स तो है नहीं जी। ऐसे ही है। इसके लिए इन्हें सामरी जादूगर को बुलाना पड़ेगा। अच्छा जी, जो के जितने भी ऑपोजिशन के लोग हैं उनको छोटे छोटे सांप बना दे और वो आके इनके हक में, याद है ना फिरौन के दरबार में रस्सियां फेंकी थी, सारे सांप बन गए। तो वो रस्सियों की शक्ल में मेम्बरान को ला के सांप बना दे, लेकिन मैंने कहा बाहर खड़ा हुआ है असाए मूसा का अजदहा जी, ठीक है, जो इन सारों को खा जाएगा। अवाम जो है वो अजदहा की तरह अपने आइन, अपने कानून और अपनी पसंद की क़यादत की हिफाजत करें। इमरान खान का मुहाफिज जो है अल्लाह तो है ही है, लेकिन उसके बाद जो उसका मुहाफिज है वो बहुत ताकतवर है, वो पाकिस्तान के अवाम है। और जितना ये उसको अंदर रख रहे हैं उसकी पॉपुलैरिटी ऊपर जा रही है। भाई उसकी हिफाजत का आलम ये देखें कि उनके जो नंबर 1 मुखालिफ थे, जिनके खिलाफ वो बोलता था और जिनके खिलाफ वो भी बोलते थे, वो आज उसके मुहाफिज बने खड़े। मतलब फजलुर रहमान साहब ने वो तहफ़्फ़ुज़ दिया है उसके खिलाफ होने वाली अमेंडमेंट को, जो तारीख में याद रखा जाएगा। अच्छा, मौलाना साहब ने बड़ी वैसे इस जगह पे, आपको सर क्या लगता है, क्योंकि आप तो उनके साथ मिलते भी रहे हैं और आपने ही गालबन वो एक पहली बैठक बुलाई थी कि जिसमें अपोजिशन को बिठाने की और मुल्की मामलात पे साथ मिलकर चलने की बात की थी, मौलाना साहब ने ये तरमीम, आईनी तरमीम का रास्ता रोका, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? मौलाना की 70-75 साल तारीख है सब कॉन्टिनेंट में एक ऐसे रिलीजियस पार्टी की जो हमेशा आइन की बालादस्ती के लिए काम करती रही है। मौलाना की सारी जिंदगी जो है वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब ने अपने कमरे में मौलाना की फोटो लगाई हुई थी। अच्छा जी, मौलाना के वालिद जो थे वो अल्टीमेटली एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से बनने वाले, और ये वो है लोग हैं मौलाना का ख़ानदान जिसने अपने ख़वानीन के मुकाबले में इलाके के गरीबों को खड़ा करके अपनी हुक्मरानी बनाई, उनकी हुक्मरानी बनाई। अब मतलब ये है कि एक जमहूरी पाकिस्तान में जितनी तहरीक चली हैं जमहूरी, उनमें हमेशा जो है JUI हिस्सा रही है, डेमोक्रेटिक रूल रहा है मौलाना साहब। अच्छा, तो इस लिहाज से मौलाना के पास तो ऑप्शन ही कोई नहीं है कि वो ऐसी हर धांधली के खिलाफ और ऐसी हर गैर जमहूरी इक़दाम के खिलाफ जो है वो अवाम के साथ खड़े हों और मौलाना के बारे में भूल जाएं कि देखें जी, रग़बत होती है, इक़्तिदार के ओहदे होते हैं, वो होते हैं जमहूरी पार्टियों के लिए, और पार्टियां जब इक़्तिदार में आती हैं तो वो अख्तियार के लिए काम करती हैं, लेकिन ऐसा कोई इख्तियार जो रूस स्याही के नतीजे में मिलता हो, जो अपनी इज्जत के नीलाम के नतीजे में मिलता हो, आप ख्याल मौलाना वो लेंगे? इनकी भूल है। अच्छा, ये कोई भी सियासत आज के दौर में मैं आपको बता दूं, अवाम जहां खड़े हैं इनके मुकाबले में कोई इतना कम अक्ल सियासतदान पाकिस्तान में नहीं हो सकता जो अवाम को छोड़ के इन डूबती हुई किश्तियों में और इन गिरती हुई दीवारों के नीचे आए। जो इनके करीब खड़ा होगा हुकूमत के, वो इनकी दीवार के नीचे आ जाएगा। सर, मौलाना साहब वैसे तो
शुरू में जब ये बात चली इलेक्शन के बाद, तो मौलाना ने कहा कि मेरी वोट का हक मारा गया, मतलब मेरा वोट, या इलेक्शन में धांधली का उन्होंने नारा लगाया, शोर मचाया। वो KPK में था या बलूचिस्तान में भी कह रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आके मौलाना साहब वो भी भूल गए, और जो इमरान खान साहब जिस तरह डीजल डीजल कहते थे, मौलाना साहब ने वो भी भूल गए, और मौलाना साहब ने जप्फी डाल ली। मौलाना सियासत कर रहे हैं, मौलाना अपनी मुल्क के लिए सियासत कर रहे हैं, मौलाना अपने इलाके के लिए सियासत कर रहे हैं। सियासत जो है वो हक़ाइक़ को तस्लीम करने का नाम होता है। सियासतदान कौन होता है? जो अपने जीतने वाले मुखालिफ को जाके मुबारकबाद देता है। ठीक है। सियासतदान वो नहीं होता जो अपने जीतने वाले मुखालिफ को जो है वो उससे रुस जाए। मतलब ये तो सियासत है। सियासत के अंदर इख्तलाफ भी होता है, इत्तफाक भी होता है, मुखालफत भी होती है। इस दफ़ा इख्तलाफ मौलाना साहब का जो नवाज शरीफ से है, वो मैं कहना ये चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब और PDM का हिस्सा रहे, इन्होंने PDM को बड़ा मुतहर्रिक किया। वो इन्हीं की कोशिशें थी कि PDM ने इमरान खान की हुकूमत को घर भेज दिया था। मियां साहब का वो हाल है कि वो एक बिच्छू था, डूब रहा था, तो एक उसने कछुए ने उसको अपने ऊपर बिठा लिया। ठीक है। तो कछुए को थोड़ी देर बाद टक टक की आवाज आई। उसने क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं तुम्हें डंग मार रहा हूँ। अच्छा। तो उसने कहा यार मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम मुझे डंग मारे। तुम कहा तुम अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम। तो मतलब ये है कि मौलाना ने PDM में बचाया इनको। जब इलेक्शन आया, हाँ जी, तो इन्होंने क्या उनके साथ वादा खिलाफियां की और इलेक्शन के बाद क्या सलूक किया? वो टक टक की आवाज ही आ रही थी बस। मतलब आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब के साथ भी धोखा हुआ था। धोखा क्या, मैं तो उससे भी अगली बात बता रहा हूँ आपको। सही है। अच्छा सर, ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी ये आईनी तरमीम, उसके बाबत में मैं आपको एक वो कोट देता हूँ कि जी फैसल वाडा साहब ने कहा कि ये नाअहल और नालायकों की और निकम्मों की हुकूमत है जब ये आईनी तरमीम पास नहीं हुई। तो फैसल वाडा साहब के बारे में कहा जाता है कि जी वो किसके तर्जमान है, कहाँ से आती हैं उनके पास इंफॉर्मेशन और ख़बरें देते हैं। ये नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उधर से एस्टेब्लिशमेंट ने भी जोर लगाया होगा मौलाना साहब को कन्विंस करने के लिए, और अगर वो नहीं हुए तो क्या एस्टेब्लिशमेंट भी बैक ऑफ कर गई? देखिए मैं बहुत कम लोगों के बारे में कमेंट करता हूँ, ठीक है ना जी, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि खुदा रहा एस्टेब्लिशमेंट का पीछा छोड़ दें। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो भी निकलता है, कोई साफ़ी निकलता है जी, वो जी उसकी जी जो ISPR का जो वो है उसका दूसरा पैरा पढ़ें, कोई कहता है ये करें, कोई कहता है जी इस्टेब्लिशमेंट ये सोच रही है। यार इस्टेब्लिशमेंट के पास इतने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को कहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान का वो महाज संभाले बैठी है जिसमें मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करें। इसलिए मैं तमाम लोगों को, खा वो हों जिनका आप नाम ले रहे हैं या ये सियासतदान हो या कोई भी हो, मैं उनसे 10 बस्ता दरख्वास्त करूँगा कि मेरी फ़ौज को छोड़ दो। अच्छा। उसको मुल्क का दिफा करने दो। वो इस मुल्क की हिफाजत उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने सियासत से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। तुम नहीं उन्हें खींच सकोगे। जब वो फैसला कर लेते हैं तो फैसला कर लेते। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त। आपने प्रोग्राम देखा, अपनी राय दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।